आप देखिएगा सोसाइटी में अगर किसी के बारे में बात करेंगे ना कि ये आदमी घूस लेता है, तो लोग उसको बहुत खराब दृष्टि से नहीं बोलते हैं। कई लोग तो उसको मतलब महिमा मंडन करते हैं, हाँ, कि अरे वो तो बहुत कमाता है। तो हमारी सोसाइटी का एक मतलब एक अच्छा वर्चू में भी लिया जाता है इसको। घर वाले या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी अगर कोई उस पॉइंट पर नहीं ले रहा है ना, तो वो तो बेवकूफ है, बेवकूफ पछताएगा तुम। तो हमारा कहीं ना कहीं हम लोग का मतलब हाँ 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 हाँ, ये मतलब अब बात है कि जब ऐसे करेंगे ना, तो जो लोग सह रहे हैं वो लोग का क्या काम है? वो लोग उसी ताक में है कि हमको कब मौका मिलेगा। ये है समस्या। और ये सब समस्या जो होगा ना, ये नीचे से अगर सरकार सोचेगी ना कि लोग खराब है, ये ऊपर से ही ठीक होगा। कोई ऊपर जाकर के नीचे को ठीक कर सकता है, सिस्टम को सब बना सकता है। खानदान के लिए भी कलेक्टिविस्ट में तो हम लोग सबके लिए थोड़े, हम पे लोग होता है कि खानदान लोग बोलते हैं। जैसे कोई आप निकाल देंगे यूपीएससी, तो आपके पूरे खानदान वाले खुश हो जाएंगे, मेरा खानदान में एक आईएएस है। सबके लिए थोड़े, वो नहीं है कि मतलब ये सोसाइटी के लिए नहीं, खानदान। तभी तो नाक कटता है, पूरा खानदान का कटता है ना। देखते हैं नाक कट गया तो पूरा खानदान का कट गया एक साथ में। अलग है वो इंडिया, मतलब अलग टाइप का कंट्री। हमको फ्यूडलिज्म इसका कारण लगता है। ये जो भी समस्या का जड़ है, दिमाग में बैठा हुआ ऊंच नीच का भाव कभी उतरता नहीं है लोगों का, तभी लोग अब वो चेंजेस आ गया है। जैसे हम लोग के पहले वाले जनरेशन और हमारे जनरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले के आई थिंक हमको लग रहा था कि धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा था, बट जैसे अभी लोग हैं, अभी के जनरेशन काफी ये सब चीज से। लेकिन ये जो चीज आप बोल रहे हैं ना, वो केवल और केवल शहरों में दिखेगा। अगर आप गांव में जाएंगे तो चीजें वही है, वही है। वहां पर भी वो घोड़ी पे दलित चढ़ जाए तो उसको पीट देते हैं। अभी क्या केस हुआ था, चोरी किया लीची, कहीं बिहार में लीची चोरी किया बच्चा लोग, 2 बच्चा लोग को मारा, एक बच्चा का मौत हो गया। ये बहुत मतलब ये होता है, लोगों को लगता है कि मतलब मेरा सम्मान पे हमला हो गया, मेरा घर में हिम्मत कैसे हो गया चोरी करने का। नहीं, गांव का बहुत खराब है। अगर कहीं यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, घर में ही बंद रहो, इस तरह का। हाँ, गांव अम्बेडकर जो थे ना, अम्बेडकर यहाँ पे गांधी से ज्यादा सही थे इस पॉइंट पे। गांधी जो थे ना, वो गांवों को मतलब उसको कैसे आइडियलाइज किए कि गांव जो है सब कुछ गांव में होगा और गांव बहुत अच्छा होगा। अम्बेडकर का कहना था कि गांव जो है वो सारी समस्याओं की जड़ है। ये शहरीकरण से ही मतलब चीजें जो होंगी सुधरेगी। जाति प्रथा अगर बात करें तो अम्बेडकर ज्यादा बेहतर समझते थे कि शहर में जाति और धर्म का भेदभाव कम होता है, गांव में धर्म का नहीं बोल सकते बट जाति का खास करके वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। और लोगों का ह्यूमिलिएशन, लोगों के ऊपर में नियंत्रण बोल लीजिए, कमेंट बोल लीजिए, या लोगों को ह्यूमिलिएट करना, वो गांव के लोग ज्यादा कर पाते हैं। जैसे वीडियो को आप शहर में होता ह्यूमिलेटेड नहीं देखेंगे, वीडियो को आप गांव में देखिए, गांव में बहुत ह्यूमिलेटेड रहती है। किसी के घर में उसको पता है कि इस ओकेजन हमको नहीं जाना है, उसको जाना भी तो नहीं चाहेगी वो, उसको लगे कि लोग जो है वो लोग सीधा। अच्छा, हम एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में वापस आके बोल दे। बात क्या कर रहे थे कि हम लोग का जो टॉपिक शुरू हुआ था इस बात से, सरफाएसी तक, यानी कि लोक अदालत, यानी कि डीआरटी और सरफाएसी, ये काफी टाइम टेकिंग हुए, ठीक है। तो सरकार जो है वो इसी टाइम में 2016 का बात कर रहे हैं, 2016 में आईबीसी लाई, क्योंकि उस समय में एक्यूआर हुआ था और एक्यूआर से जो एनपीए का प्रॉब्लम था वो बहुत बड़ा दिख रहा था। एक्यूआर के कारण बहुत बड़ा दिख रहा था। 2016 में एनपीए एक बहुत बड़ा न्यूज था। उस समय यूपीएससी के जो स्टूडेंट थे, इनको इस टॉपिक को कवर करना ही करना था। पेपर में हर दिन छपता था एनपीए का प्रॉब्लम। 12%, कहीं कहीं 16% तक एनपीए था। 100 रुपए दे तो 16 रुपए वापस नहीं मिल रहा, वापस है।
तब क्या हुआ, सरकार जो आईबीसी लाई, उस आईबीसी में क्या की कि वो बोली कि क्रेडिटर या डेटर अगर उनका लोन अमाउंट 330 कर दे रहे हैं यहां पे, अगर उनका लोन अमाउंट कितना बोल रहे थे उस समय था 1 लाख, कोविड में काफी स्ट्रेस आया तो बोली 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा अगर रुपया बाकी है तो, और पार्टी जो है वो पार्टी के पास पैसा देने का कैपेसिटी नहीं है तो वो CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर सकता है। दोनों को हक दिया गया, दोनों को, कि आप चले जाइए NCLT में। NCLT was designated as एजुकेटिंग अथॉरिटी। NCLT में आप चले जाइए, NCLT आपका प्रपोजल को 40 डेज में एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो रीजन देगी कि क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही। ठीक, अब क्या है कि NCLT एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी, लॉयर, ये सब हो सकते हैं। एंड इट इज रजिस्टर्ड विथ, थोड़ा सा डेटा दे रहे हैं, डेटा के हिसाब से बोल रहे हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इसमें आप, अगर आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना है, आपका कंपनी को, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में रजिस्टर कराइए। अब आरपी क्या करेगा? आरपी कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जिसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। वापस लौटे अपना बात पे। बात यह है कि सोचिए कि डेटर का कंपनी चल रहा है, पैसा वापस नहीं कर पा रहा, एनसीएलटी के पास पहुंच जाएगा, एनसीएलटी को बोलेगा कि शुरू करो सीआईआरपी शुरू करो। एनसीएलटी को मान गई, अगर मान गई तो वो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि यहां से रजिस्टर्ड विथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इसके साथ जो रजिस्टर्ड होगा उसको बोलेगी कि जाके कंपनी का कंट्रोल लो। इसका काम नहीं होगा, कंपनी कंट्रोल लेगा, सबसे पहले अपना हाथ में कंपनी को लेगा। ये अगर बैंक भी गई है तो भी जाके कंट्रोल लेगा। कंट्रोल लेने के बाद सारा का सारा डेटा कलेक्ट करेगा, कंपनी किससे किससे लोन ली है, कब कब डिफॉल्ट की है, ठीक, कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके साथ ही साथ वो एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो जो बैंक लोन दिए थे उन सबको वो इकट्ठा करेगा और बोलेगा यू आर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है? मान लीजिए 100 करोड़ का लोन है जो बकाया है, तो 100 करोड़ का लोन में जो जो लोग लोन दिए थे ये लोग कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएंगे। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होगी वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये आईपी वो पुराना आदमी भी हो सकता है जो आरपी जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर अपना खुद का ये आईपी अपॉइंट कर सकती है। आईपी जो होगा, ये आईपी एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या रेजोल्यूशन प्लान हो सकता है? रेजोल्यूशन प्लान हो सकता है कि कंपनी का बिडिंग कराया जाए और इसको बेचा जाए। तो ये हो गया रेजोल्यूशन प्लान। ऐसे में क्या होगा, फिर बिडिंग शुरू होगा और
बिडिंग शुरू होने के बाद अब सोचिए कंपनी है, कंपनी में बिडिंग शुरू हुआ तो 100 करोड़ का जो कंपनी था या जो बकाया था, वो बिडिंग में हाईएस्ट बिडर जो था वो गया 40 करोड़, हाईएस्ट बिडर। यानी कि हाईएस्ट बिडर जो होगा वो बैंक को 40 करोड़ देगा। अच्छा ठीक है, आगे सुनिए। ये यहाँ पे कंपनी है, आपके लिए थोड़ा सा फिर अलग से बोल रहा है, ये कंपनी है। ये कंपनी में ये जो एनसीएलटी थी, ये एनसीएलटी इस कंपनी पे कंट्रोल लेने के लिए, आप बताइए इस कंपनी पे किसका कंट्रोल था अभी तक? कंपनी है। हाँ, एक कंपनी पर, इस कंपनी पर अभी चला रहा था डेटर, ये चला रहा था ना, बैंक से लोन लिया हुआ था और कंपनी चला रहा था। अब क्या होगा, जब सीआईआरपी शुरू होगा, एनसीएलटी शुरू करवाती है, ठीक है, फॉलो करते रहिए हमको। एनसीएलटी शुरू कराती है, क्या बोलिए आप? डेबिटर के पास पहले कंपनी था, डेटर के पास था, हाँ, वो 100 करोड़ बैंक का लिया हुआ दे नहीं पा रहा है। अब वो क्या होगा कि डेटर या क्रेडिटर दोनों में से कोई भी, चाहे डेटर को फील हो जाए कि अब तुम दे नहीं पाएंगे, इंसॉल्वेंट है, या क्रेडिटर को फील हो कि तो देगा नहीं पैसा, तो दोनों में से कोई भी स्टार्ट करेगा इनिशिएट प्रोसेस, एनसीएलटी के पास चला जाएगा और बोलेगा कि ये अगर जाएगा तो बोलेगा मेरा 100 करोड़ पे रखा हुआ है, हमको कंपनी से दिला दीजिए। अगर ये जाएगा तो बोलेगा हम 100 करोड़ पे लिए हुए थे, अब मेरे पास ताकत नहीं पे करने का, जो करना है कर दीजिए। दोनों में से कोई भी चाहे, लेकिन कंपनी फिलहाल तो यही चला रहा है, डेटर ही चला रहा है, ठीक, कंपनी उसके हाथ में है। एनसीएलटी क्या करेगी? एनसीएलटी एक एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाएगी, सॉरी एनसीएलटी क्या करेगी? एनसीएलटी एक आरपी को अपॉइंट करेगी। आप समझिए कि एक आदमी को अपॉइंट करेगी, आप ऐसे समझिए किसी को अपॉइंट करेगी, बोलेगी जाओ और जा करके कंपनी को हाथ में लो, तो कंपनी जो होगा डेटर के हाथ से निकल जाएगा। अब कंपनी जो होगी वो चली जाएगी आरपी के पास। आरपी इस कंपनी को चला रहा है अभी फिलहाल के लिए, अगर कंपनी चल रहा है तो चलाएगा, नहीं चल रहा तो उसका प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखेगा, अभी उसके हाथ में रहेगा। लेकिन अब डेटर के हाथ से निकला, समझ पाई? अब क्या हुआ कि ठीक है, अब आरपी क्या हुआ? आरपी गया, देखा कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होते हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डेटा रखते हैं कि कौन सी कंपनी कितना लोन ली है, कब कब पैसा वापस की, कितना डिफॉल्ट की, सारा का सारा डेटा रखते हैं। हाँ, आरपी के पास सारा डेटा नहीं, वो एक दूसरा यूटिलिटी होता है, वो कोई आप समझिए ऐप है। फिलहाल एक ऐप में डेटा फीड करना पड़ता है बैंकों को कि कितना कितना पैसा दिए हैं, कितना डिफॉल्ट हुआ है। ये डेटा को देखेगा और देखने के बाद इस कंपनी में जो जो बैंक लोन दिए हुए हैं, सोचिए कंपनी को बैंक ऑफ इंडिया लोन दी हुई है, एक्सिस बैंक लोन दी हुई है और बैंक ऑफ बड़ौदा लोन दी हुई है, तो सारे बैंकों को मिला करके कमेटी बनाएगा कि अब आप लोग मिल करके डिसाइड कीजिए कि कैसे कंपनी का क्या करना है। क्योंकि 100 करोड़ रुपए जो बाकी है ना, वो एक बैंक का बाकी नहीं है, वो 3 बैंक मिला के बाकी है। हो सकता है एक बैंक का होगा 60 करोड़, दूसरा का 10 करोड़, तीसरा का 30 करोड़, ठीक, तो सबको तो पैसा निकालना है ना वहां से अपना, ठीक, सारा पैसा तो वापस मिलेगा नहीं। आते हैं वापस, कमेटी ऑफ क्रेडिटर जो है, वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर एक आईपी को अपॉइंट करेगी। आईपी जो होगा इसका इंसॉल्वेंसी शुरू करेगा, वो पहले ट्राई करेगा कि ये रिजॉल्व हो जाए। रिजॉल्व हो जाए, कैसे रिजॉल्व होगा? रिजॉल्व होगा कि कंपनी को, वो कंपनी के लिए, चूंकि कंपनी अभी कंट्रोल में आईपी का है, ठीक, तो ये क्या करेगा? आईपी हो सकता है कि बिडिंग स्टार्ट करवा दे, बिडिंग स्टार्ट करा दे। यानी 100 करोड़ कंपनी है, आप सोच लीजिए इसका नाम है भूषण स्टील, कंपनी का नाम है भूषण स्टील, तो भूषण स्टील जो होगा उसका बिडिंग शुरू होगा।
स्टील तो बन रहा है वहां पे। सोच लीजिए कि टाटा स्टील इंटरेस्टेड है कि हम तो स्टील बनाते ही हैं, कंपनी ले लेते हैं। हो सकता है जिंदल भी इंटरेस्टेड हो सकता है एसआर भी इंटरेस्टेड हो, तो बिडिंग होगा कि बिडिंग करो। हाँ, बिडिंग का मतलब होता है कि एक बॉक्स रहेगा, पैसे समझिए, और लोग आ करके उस बॉक्स में डाल देंगे कि इस कंपनी का हम इतना पैसा देंगे। 100 करोड़ का कंपनी का सोचिए, एसआर स्टील डालता है कि हम 30 करोड़ देंगे। 100 करोड़ तो रुपया चाहिए ना बैंकों को, तो बोलेगा कि हम 30 करोड़ देंगे। जिंदल बोला 40 करोड़ देंगे, टाटा स्टील बोले 35 देंगे। तब इसमें से बिडिंग जो हुआ अब एक खास दिन में खोला जाएगा, खोल करके पढ़ा जाएगा और बोला जाएगा कि जिंदल स्टील जीत गया है 40 करोड़। तो पहले पता नहीं चलता ये कौन कितना मिला? नहीं, बिडिंग जो होता है वो सीक्रेट होगा ना, हमेशा बिडिंग सीक्रेट होगा ना। नहीं तो अगर मान लीजिए कि टाटा स्टील को पता चल गया कि 40 दिया है जिंदल, तो वो क्या करेगा, 40 करोड़ 1 रुपये कर देगा, 1 रुपये ज्यादा देकर के ले लेगा। बिडिंग हमेशा सीक्रेट होता है, तो बिडिंग जो होगा बिडिंग सीक्रेट होगा। तो ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि यहां मेरे केस में जिंदल से जीत गया। कमिटेड क्रेडिटर के पास क्या रास्ते हैं? अब कमिटेड क्रेडिटर का देखिए, कमिटेड क्रेडिटर क्या करती है कि वो पहले से डिसाइड करके रखी हुई है कि इट हैज सम लिक्विडेशन वैल्यू, कि अगर कंपनी को हम किसी को न बेचे और इसका सामान को खाली खोल खाल के बेच दे, स्क्रैप, तो हमको 50 करोड़ मिल जाएगा। तो ऐसे हालत में सीओसी इस रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, रिजेक्टेड, अगर रिजेक्टेड देन अगर ये पीरियड पार हो जाता है 330 डेज का, तो द कंपनी विल गेट लिक्विडेटेड। केस नंबर 1 लिक्विडेशन हो गया। ठीक है, कंपनी काट कूट के बेच दी जाएगी। केस नंबर 2, इन लोगों का जो लिक्विडेशन वैल्यू था वो 30 करोड़ ही था और जिंदल 40 दे रहा है, तो 40 दे रहा है तो ये लोग हो सकता है बोले कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मान गई 40 करोड़ में, तब क्या होगा, ये एनसीएलटी के पास जाएगा फॉर अप्रूवल। एनसीएलटी अप्रूव कर देगी तो ये कंपनी हुआ जिंदल का, और जिंदल जो होगा पैसा 40 करोड़ दे देगा। 330 डेज के बाद नहीं, ये सब 330 डेज के अंदर में होना है। 330 डेज पार हुआ तो लिक्विडेट होगा। सिर्फ जिंदल को है क्या? क्या चीज? जिंदल को है क्या? क्योंकि जिंदल 40 का दिया था, बिडिंग उसका ज्यादा था ना, वो बोला ना हम 40 देंगे। बिडिंग क्या था? हाँ, बिडिंग अनुसार मिल जाएगा। यानी कि 100 करोड़ रुपया बैंकों का नुकसान हुआ था, उनको वापस मिल रहा 40 करोड़। क्लियर है? ठीक है, 40 करोड़ जो इनको मिला, अभी क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। हम बोलते 3 बैंक है यहाँ पे, तो एक का 60% है, तो 40 का 60% एक बैंक ले जाएगा। ठीक है, आपस में बांट लेंगे। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो जो है आपको करंट अफेयर्स में पता चलेगा, वो अभी हम नहीं डील कर पाएंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि क्रेडिटर बहुत तरह के होते हैं। दे आर फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जो कि पैसा प्रोवाइड किया कंपनी को। दे आर सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो पैसा दिए हैं तो कंपनी में उनका स्टॉक है, कुछ ना कुछ वो है, उनका ही है। कुछ होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो कंपनी को माल सप्लाई करते हैं। अब भूषण स्टील को आयरन ओर का सप्लाई कोई किया था, 10 दिन तक आयरन ओर देते गया था, और उसके बाद कंपनी बोली कि हम पैसा तुमको नहीं दे पाएंगे, तो इट इज ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक, और कौन होते हैं, एम्प्लॉय। 6 महीने तक एम्प्लॉय को वेतन ही नहीं मिला हुआ है, ठीक, तो वो भी तो क्रेडिटर हुए ना, अपना लेबर दिए हुए। इन सबका एक वाटरफॉल मॉडल होता है। वाटरफॉल मॉडल का होता है क्या मतलब कि जब ये लिक्विडेशन होगा तो किसको पहले पैसा मिलेगा और किसको बाद में मिलेगा, उसका एक वाटरफॉल मॉडल होता है। ठीक, एम्प्लॉय को पैसा मिलता है, जो एक खर्चा हुआ आईपी का, आरपी का, ये पहले काट लिया जाता है, और फाइनेंशियल क्रेडिटर का क्लेम ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, बैंकों को पहले दिया जाता है, मतलब सिक्योर्ड को पहले मिलता है, अनसिक्योर्ड को बाद में मिलता है। सिक्योर्ड को अपना तो पहले रखते होंगे क्या चीज, आईपी
हाँ, आईपी जो पूरा प्रोसेस में खर्च हुआ वो तो काट लीजिएगा पहले ही, वो तो सबसे पहले कटेगा पैसा, इसका खर्चा। उसके बाद देखा जाता है कितना एम्प्लॉय लोगों को बाकी है, तो एम्प्लॉय लोगों का भी वो नियम है कि कितना महीना का उन लोगों को मिलेगा या कितना परसेंटेज मिलेगा। फिर क्या बता ही रहे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होता है, जो बैंक्स, जनरल बैंक्स होते हैं, उनको पहले मिलता है और अनसिक्योर्ड को बाद में मिलता है। खैर, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आईबीसी में जो रेजोल्यूशन होता है वो थ्योरेटिकली 330 डेज में हो जाने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली ये है कि जब ये रेजोल्यूशन प्लान आएगा तो मान लीजिए कि एसआर स्टील को बहुत मन है कि ये हमको मिलना चाहिए, तो एसआर स्टील क्या करेगा ना, वो फिर से एनसीएलटी के पास आएगा जब ये लोग लेके जाएंगे तो, और बोलेगा कि हम 50 करोड़ देने के लिए रेडी हैं। एनसीएलटी बोलेगी नहीं, प्रोसेस तो खत्म हो गया है, तो वो कोर्ट चल जाएगा, बोलेगा प्रोसेस में टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, हम तो 50 करोड़ देने के लिए रेडी, मेरा क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी थोड़ी इंटरेस्टेड हो जाएगी, देखा जाए तो ये सब कैंसिल हो जाए, 50 मिलेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है आते हैं। अच्छा, समझ गए? हम लोग एक शॉर्ट में बात बोल दें। शॉर्ट में बात यह है कि किसी भी कंपनी, किसी भी पार्टी का, कॉर्पोरेट का अगर रेजुलेशन शुरू होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी क्रेडिटर और डेटर हैज टू मूव टू एनसीएलटी। एनसीएलटी जो होगा रेजुलेशन शुरुआत कराती है और इस पे आईपी का बहुत बड़ा रोल है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होता है वो चाहता है कि रिजॉल्व हो जाए, इट मे बी थ्रू बिडिंग, या उसको लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा तो ये कंपनी चल जाएगी, तो वो मैनेजमेंट चेंज कर सकता है। ये सब का सब जो प्लान होता है, इट मस्ट हैव द कंसेंट ऑफ सीओसी। अगर ये अप्रूवल कर देती है, अगर सीओसी जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से अप्रूव कर देती है तो कंपनी रिजॉल्व हो सकती है, अगर नहीं अप्रूव करती है तो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। ठीक, अगर एनसीएलटी के खिलाफ में किसी को समस्या है, एनसीएलटी एक्सेप्ट कर ली प्रपोजल, एनसीएलटी, टी ए फॉर एपेलेट, तो यहां पर अपील कर सकते हैं। यहां पर नहीं तो फिर वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर जाना पड़ेगा। लेकिन यस, इट गेट्स डिलेड ड्यू टू दिस प्रोसेस, जाता है, हाँ डिले होता है। अब हम लोग आते हैं कि क्या हाल है अभी आईबीसी का अभी भी इस वीक में भी एक न्यूज आएगा। तो आईबीसी में पहला बात था कि हम लोग कोशिश करते थे कि रेजोल्यूशन हो, हम लोग चाहते थे कि लिक्विडेशन रेयर केसेज में हो, तो थोड़ा कुछ डेटा दे रहे हैं। तो जितने केसेज रिजॉल्व हुए हैं उसके 45% जो हुए हैं दे आर लिक्विडेशन। एक समस्या कि ये अच्छा बात नहीं इकोनॉमी के लिए कि कंपनियां जो हैं वो बंद हो जाती हैं, लिक्विडेट। दूसरी बात, जैसे जैसे आईबीसी काम करता गया ना, वैसे लिक्विडेशन वैल्यू और रेजोल्यूशन वैल्यू वो करीब आते गए। ये बहुत खराब बात है कि कुछ तो कारण है लीकेज, कि बैंकों का डेटा वो पहुंच जा रहा है बिडर के पास, और बिडर कम है तो वहीं पे बिड कर देंगे, जो लिक्विडेशन वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारा कि 100 रुपया अगर इनका बकाया है तो 31 रुपया 80 पैसा इनको मिलता है, चाहे लिक्विडेशन करे या रेजोल्यूशन करे। मतलब टोटल जो इनको अभी तक रिकवरी दिख रहा है, यानी हेयर कट इज अराउंड 60%, ठीक है ना, 58% लगभग, या ज्यादा हम कब, हाँ 68, यस। तो ये जो है हमारा जो इनका हेयर कट वैल्यू है ये है 68.2%, 68.2%, इतना हेयर कट है। तो ये भी एक दिक्कत का बात है। और डेडलाइन जो है वो डेडलाइन पार हो ही रहा है, और 55% जो केसेज है वो 2 साल से ज्यादा हो गया। 2 साल से ज्यादा हो गया तब तो उसका लिक्विडेशन ही क्या चीज नहीं हो पाया ना, तभी तो बोल रहे, यही बात है कि कानून है, वहां तक पहुंच नहीं पाया। कानून है,
लेकिन क्या है ना, मामला जो आता है एनसीएलटी डिले कर देती है, आगे का होता तो वेट करना पड़ेगा ना कि एनसीएलटी कुछ बोल दे। एनसीएलटी डिले कर देगी, एनसीएलटी से लोग मतलब जनरली क्या होता है, वो जो डेटर होता है वो हारता है। उसका कंपनी मान लीजिए कि क्रेडिटर शुरू किया है, तो क्रेडिटर शुरू किया, कंपनी के कब्जा हो गया, अब दूसरा पार्टी को ट्रांसफर होने वाला है, तब तक एनसीएलटी पहुंच जाएगा, बोलेगा कि नहीं ये हम तो पैसा दे ही रहे थे, हम तो पैसा देने के लिए अभी भी रेडी है। अरे उस केस में यही हुआ था, हाँ याद आया, उस केस में जो पार्टी था ना वो पैसा देने के लिए रेडी होने लगा कि हम तो पैसा दे ही रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्यों हो रहा है। शुरू होने के बाद हमको भी वेटिंग में रखो, नहीं तो हमको भी वेटिंग में रखो, और ऐसे करना शुरू किया। क्रेडिटर में भी लेके गया होगा एनसीएलटी, फिर डेटर बाद में लेटर बोला होगा क्या लेके गए, हाँ हम तो दे रहे थे पैसा। हाँ, इस तरह से मतलब पहले नहीं सूझता है, जब हो शुरू हो जाता है तब पता चलता है इन लोगों का। अरे बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का कमाई का मतलब यही होता है कि फैक्ट्री खोलो, बैंक को लोन मत दो, कमाई हो गया, इतना कमाई बैंक से। तो बाद में आया तो सारा पैसा देगा, सारा नहीं, मतलब शुरू तो कर ही दिए हैं, एनपीए हुआ का हम तो शुरू कर दे रहे हैं उस तरह से, मतलब किसी भी तरह लीगल लूपहोल मिल जाए। अच्छा एनसीएलटी में चला जाएगा, एनसीएलटी अगर रिजेक्ट कर देगी, कोई किसी कंपनी को ले रहा है तो ये हाईकोर्ट चले जाते हैं, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो प्रोसेस को डिले करवा देते हैं, तो 330 वाला जो है वो मतलब वो सैक्रोसैंक्ट नहीं रहा। हाईकोर्ट वाला प्रोसेस तो सब में तो ये एक जो है ये भी एक इशू है। ठीक, ये हमारा आईबीसी खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं एक नया न्यूज से जो उठाए हैं, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। प्री पैक में क्या है, ₹10 लाख to 1 करोड़ तक का अगर लोन हो तो इसको यूज कर सकते हैं। मेनली एमएसएमई के लिए है ये। आईबीसी से कहां पर अलग है, आईबीसी से अलग है कि आईबीसी में पहले जाना पड़ता है एनसीएलटी के पास। इसमें क्या किया ना, एमएसए को थोड़ा छूट दे दिया। दूसरा बात, आईबीसी में जाने से क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज प्रोहिबिटेड, यानी कि अगर कोई कंपनी है, अगर टाटा स्टील का अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो फिर टाटा मोटर्स नहीं बिड कर सकता इन आईबीसी, क्योंकि एक ही पार्टी है क्या। ठीक, इसमें क्या है, दूसरी बात कि एनसीएलटी पहले एनसीएलटी जाना पड़ता है फिर शुरुआत होता है। इसमें क्या होगा कि जो कंपनी होगा आपका एमएसएमई और बैंक आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम लोग प्री पैक में जाएंगे, तो प्री पैक में जाने के लिए इनको एनसीएलटी नहीं जाना पड़ेगा, पहले नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात, रिलेटेड पार्टी वालों को इश्यू नहीं है। इसमें क्या होगा, जो पार्टी होगा डेटर बोलेगा कि हमको ये कंपनी बेचने दो और हम बेच करके इतना पैसा वापस कर देंगे, व्हाट एवर द हेयर कट, इतना पैसा वापस कर देंगे। और जिसको हम बेचेंगे वो रिलेटेड पार्टी भी हो सकता है। यहां पर सरकार रिलेटेड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट को हटा दी है। यानी हम बताए थे यहाँ पे एबी वाला हम बात किए थे कि हम बताए थे कि सना के थ्रू हम कैसे ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आईबीसी जो होता है, आईबीसी इसको रोका हुआ है। आईबीसी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होता, यानी कि अगर आप फेल कर गए हैं, अगर रिपीट कर रहे हैं, टाटा स्टील अगर फेल कर गई है तो टाटा मोटर्स उस कंपनी में नहीं ले सकती, ठीक, कोई दूसरा लेगा। प्री पैक में जो एमएसएमई है, वो एमएसएमई भले अपना ही कोई दूसरा सब्सिडरी है या कोई रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी को भी बेच सकती है और बेच करके बैंक को पैसा वापस कर सकते हैं। जो हेयर कट होगा, बैंक और डेटर आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1 करोड़ का कहानी था, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है, 1 करोड़ का कहानी था। 1 करोड़ में बैंक और पार्टी ये दोनों डिसाइड करेंगे कि हम 70 करोड़ आपको दे देंगे और हम बेच देंगे। तो ये क्वेश्चन नहीं उठेगा तुम रिलेटेड पार्टी को क्यों बेच रहा है, बेच सकता है, 70 करोड़ मिलेगा। ये जो प्लान होगा, ये प्लान
पहले बन जाने के बाद एनसीएलटी के पास जाएगा, पहले प्लान बनेगा, फिर एनसीएलटी का जाएगा फॉर अप्रूवल। लेकिन आईबीसी में पहले आईबीसी के पास जाता है और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। ठीक, तो ये था प्री पैक। इट इज फॉर, ये नया न्यूज है, मतलब हम करंट अफेयर से भी उठा रहे हैं चीजों को। तो आज हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।